गणतंत्र दिवस के मद्देनजर जिला सांबा में जम्मू पठानकोट राष्ट्रीय राजमार्ग के साथ साथ बॉर्डर इलाके में सिक्योरिटी बढ़ा दी गई है। बॉर्डर इलाके में नाके लगाकर हर आने जाने वाले पर नजर रखी जा रही है। एएसपी सांबा ने न्यूज 18 जेकेएलएस से बात करते हुए बताया कि गणतंत्र दिवस पर सुरक्षा के लिए हाई टेक किया गया है और सीमावर्ती इलाके के लोगों से भी तालमेल बेहतर किया जा रहा है ताकि इलाके में निगरानी रखी जाए। 26 जनवरी के मद्देनजर सांबा में सुरक्षा को कड़ा कर दिया गया है। इस सब पर बात करने के लिए हमारे साथ एसएसपी सांबा है बिनाम तोष जी, इनसे हम बात करेंगे। सर, किस तरह के सुरक्षा के प्रबंध किए गए हैं 26 जनवरी को मद्देनजर देखते हुए? गणतंत्र दिवस के मद्देनजर सुरक्षा के प्रबंध कड़े कर दिए गए हैं। यहाँ से एसएसपी दफ्तर से एक ऑर्डर भी इशू कर दिया गया है और स्थान स्थान पर बहुत से ऐसे स्थान हैं यहाँ पे गणतंत्र दिवस मनाया जाएगा। तो एक जो मेन फंक्शन होना है वह सांबा में है, तो सुरक्षा हर जगह पर कड़ी कर दी गई है। ये नेशनल हाईवे पर हाईटेक सुरक्षा कर दी गई है। स्थान स्थान पर नाके लगाए जा रहे हैं। पहले की तुलना में अभी संख्या भी बढ़ा दी गई है। सरप्राइज ढंग से नाके लगाए जा रहे हैं, जहाँ पे पहले नहीं लगते थे वहाँ पे। और जो भी गाड़ियाँ समय छोड़कर रात को लगभग आती हैं निकलती हैं और संदिग्ध ढंग से वहाँ से निकलती हैं और बिना नंबर के हैं या कुछ और इस प्रकार की चीज़ें हैं, उनको देखा जा रहा है। और बड़ी कड़ा पहरा कर दिया गया है चौकों पर, जहाँ जहाँ पे लोग हैं। ठीकरी पहरे भी लगा दिए गए हैं। कुछ जनता के साथ जुड़कर पुलिस कर रही है और हमारे साथ अन्य सुरक्षा एजेंसियां भी साथ दे रही हैं। भारतीय सेना, बीएसएफ, सीआरपीएफ, सीआईएसएफ तथा अन्य यहाँ पे जो भी एजेंसीज हैं उनका बहुत सहयोग मिल रहा है। ये थे एसएसपी सांबा, जिन्होंने बताया कि 26 जनवरी के मद्देनजर अगर हम बात करें जम्मू पठानकोट नेशनल हाईवे के साथ साथ बॉर्डर इलाके की बात करें, वहाँ पर पुलिस की तरफ से विशेष नाके लगाकर जो है वो जो अननोन गाड़ियाँ हैं उनकी भी चेकिंग की जा रही है। अगर संदिग्ध तौर पर कोई मिलता है तो उसकी भी चेकिंग की जा रही है और सुरक्षा के कड़े प्रबंध जो हैं इस पर किए गए हैं। न्यूज़ 18 जम्मू कश्मीर के लिए सांबा से मैं श्याम सुंदर। इन दिनों जहां एक तरफ पूरा देश गणतंत्र दिवस की तैयारियों में जुटा हुआ है और हर तरफ सुरक्षा के कड़े प्रबंध किए जा रहे हैं, वहीं भारत पाकिस्तान नियंत्रण रेखा पर स्थित पुंछ जिले में इन दिनों नियंत्रण रेखा से सटे क्षेत्रों में बीडीसी सदस्य और सीआरपीएफ पुलिस जवानों के साथ अपने गांव में गश्त लगाकर पहरा दे रहे हैं। बीडीसी सदस्यों का साथ मिले जाने से यहां पर तैनात सीआरपीएफ के अधिकारी और जवान काफी खुश हैं और उनका कहना है कि बीडीसी सदस्य हमारे साथ रात्रि 8 बजे से सुबह 4 बजे तक लगातार गश्त लगाते हैं। उनका साथ मिल जाने से हमें गांव के बारे में अच्छी तरह जानकारी मिल रही है। सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है ताकि वैसा कोई हादसा पुंछ में ना हो पाए। हम इस समय हैं पुंछ के एक सीमावर्ती गांव में, जहां पर जो है सीआरपीएफ पुलिस के साथ वीडीसी सदस्य जो हैं वो भी गश्त कर रहे हैं ताकि यहां के लोग सुरक्षित रहें। और जो है सीआरपी के जो लोग हैं उनके साथ वीडीसी किस तरह का सहयोग कर रही है, इसके बारे में बात करते हैं। आपका नाम? मेरा नाम है चौधरी विजय। जी विजय, किस तरह का सहयोग मिल रहा है आपको वीडीसी से? बीडीसी से हमें अच्छा तालमेल बन रही है और अच्छे ड्यूटी में सहयोग मिल रहा है सर। कहाँ तक ये आपके साथ थे कि रात को गश्त करनी है या करना है? शाम को 8 बजे से लेके सुबह मॉर्निंग में 4 बजे तक सर। आपके साथ रहते हैं वीडीसी वाले? जी सर। वीडीसी के आपके साथ मिलने से आपको काफी लाभ हो रहा है और मनोबल भी आपका बढ़ रहा होगा? जी सर, तालमेल एक साथ चलने से हमें गांव के बारे में जानकारी और सहयोग मिल रहा है सर। तो किस प्रकार जो है वीडीसी के जहाँ उनके साथ चलने से सीआरपी वालों का जो है मनोबल बढ़ रहा है और उन्हें सहयोग मिल रहा है और वो जो दहशतगर्दी है, आतंकवाद है, उसके खिलाफ जो है अपने अभियान को जारी रखे हुए हैं। रात भर जो है इसी तरह गश्त और पहरेदारी गांव में चलती है ताकि गांव के लोग सुरक्षित रह सकें। मुनीष शर्मा, न्यूज़ 18 नेटवर्क, पुंछ। हाल ही में हुई बर्फबारी के बाद कोलगाम शहर की अधिकांश सड़कों और भीतरी गलियों में बर्फ जमा हो गई थी। बर्फ के कारण चलने में बहुत कठिनाई हो रही थी। स्थानीय नगर पालिका परिषद की तरफ से बर्फ हटाने का काम जारी है।
डे 1 से ही हमारा जो स्टाफ है, चाहे वो सैनिटेशन स्टाफ है, जो हमारा ऑफिस का स्टाफ है, वो लगे चुके हैं इसमें। जिस दिन बर्फबारी हुई है, पहले दिन से हमने या तो मशीनरी इस्तेमाल किया है वहाँ पे। इस बार हमने 6 मशीनरी वहाँ पे यूज़ किए हैं पूरे कुलगाम में। और जो भी लिंक रोड्स है, खासकर जो मोटरेबल रोड है, वो हमने डे 1 से ही कंप्लीट करके रखे हैं और गाड़ियाँ वहाँ पे चलती रहती है। रही बात जो इनर लिंक्स होती है, बाइलेंस होती है, वहाँ पे भी हमने ग्राउंड जीरो पे हमारे बंदे बैठे हुए हैं और वहाँ पे काम कर रहे हैं वो। और लेकिन जो हमारी परफॉर्मेंस है वो कई जगह पे डिक्रीज हो रही है। इसका वजह ये होता है कि जो रूफटॉप स्नो होता है, क्योंकि एक या दूसरे दिन वो गिर जाता है वहाँ से, उसकी वजह से फिर से वो बाइलेंस बंद हो जाते हैं। तो इसके लिए हमने हमारे जो बंदे हैं, स्पेशली सैनिटेशन स्टाफ, हम उनको यूज़ करके, और हमारा जो एक ट्रैक्टर होता है या डंपर होता है, उसमें हम वो लिफ्ट करके वो वहाँ से बाहर निकालते हैं वो स्नो भी, ताकि लोगों को कोई दुश्वारी ना आ जाए। शिव मंदिर सेमना कॉलोनी के परिसर में पौधारोपण अभियान चलाया गया। किश्तवाड़ के उपायुक्त डॉक्टर देवांश यादव मुख्य अतिथि थे, जिन्होंने देवदार के पौधे लगाकर अभियान की शुरुआत की। इस मौके पर एडीडीसी किश्तवाड़, श्यामलाल शर्मा एएसपी किश्तवाड़, राजेंद्र सिंह डीएफओ किश्तवाड़, सागर सिंह स्थानीय पीआरआई वन, सीआरपीएफ व पुलिस विभाग के कर्मचारी भी मौजूद रहे। किश्तवाड़ साहब ने एक प्लांटेशन ड्राइव शिव मंदिर के प्रेमाइसेस में रखा था, और इसमें हमारा मैसेज हर घर हरियाली का है। इसमें ब्यूटिफिकेशन और टाउन के ग्रीन बेल्ट को और ज़्यादा सशक्त करने के लिए इन्होंने स्टेप्स लिए हैं। और मेरे को पूरी उम्मीद है कि अभी जो मेरी इनसे बातचीत हो रही थी कि इस एरिया में बहुत अच्छा स्कोप है पब्लिक पार्क का डेवलप होने का, क्योंकि जितने भी श्रद्धालु शाम के समय मंदिर आएंगे, दिन के समय मंदिर आएंगे, उनके आसपास बैठने की व्यवस्था अगर अच्छी होती है तो टोटल टाउन का जो एक टोटल वाइब होता है, एम्बियंस होता है, वो इम्प्रूव होता है। तो मुझे लगता है कि हम लोग इसमें क्लोजली काम करेंगे, और इनके भी हमने रिक्वायरमेंट्स ले लिए हैं। इसमें हम लोग इस साल के प्लान में कुछ चीज़ें रख देंगे जिसको कि हम एग्जीक्यूट भी करा देंगे। रियासी की सड़कों पर आए दिन जाम की स्थिति पैदा होने से आम लोगों को काफी ज्यादा परेशानी का सामना करना पड़ता है। प्रतिदिन ऐसी ही तस्वीरें सामने आती हैं। वहीं रियासी के आसपास की सड़कों सहित मुख्य बस स्टैंड से जिला अस्पताल की तरफ जाने वाली सड़क के ऊपरी भारी जाम रहता है। आए दिन सड़क के ऊपर जाम लगने से कई लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ता है। अब रियासी के लोगों की मांग है कि कोई नई सड़क तैयार की जाए, जिससे जाम भी कम हो और सड़क सुचारू तरीके से चलती रहे। ज्यादा परेशानी अस्पताल की तरफ जाने वाले मरीजों को आती है, जब वह कई घंटों जाम में फंस जाते हैं। बस स्टैंड से लेकर हॉस्पिटल तक आए दिन जाम रहता है। जाम का कारण तो एक तो एडमिनिस्ट्रेशन इस पे ध्यान नहीं दे रही है। एडमिनिस्ट्रेशन को ध्यान देना चाहिए। जो रोड के किनारे गाड़ियाँ खड़ी रहती हैं किसी मतलब के लिए नहीं, और वो गाड़ियाँ खड़ी रहती हैं, उस वजह से भी जाम लगता है। और दूसरा हॉस्पिटल इतना बढ़िया बना है, इतनी अच्छी बिल्डिंग बनी है वहाँ पर, और उसका अल्टरनेटिव रोड निकलना चाहिए। दाएं बाएं से कोई रोड निकाल लो, जैसे आप माड़ी से ज्योतिपुरम को जो रोड जाता है उस तरफ से रोड अल्टरनेटिव रोड निकलना चाहिए, जहाँ तो फिर नई बस्ती विजयपुर से होकर उधर से भी अल्टरनेटिव रोड निकल सकता है। ना कोई सिस्टम है, ना किसी को आने का पता है, ना किसी को जाने का पता है। एक बार पहले यहाँ पे एक एसएसपी आई थी जिन्होंने इस रोड को वन वे किया था, लेकिन उसके बाद लोगों के बोलने के बावजूद उन्होंने इस रोड को वापस वैसे ही, पुलिस का जो काम था वो वैसे ही वापस चलना शुरू हो गया। जैसे गाड़ी आती है जाती है वैसे ही चलना शुरू होगी। मैं आपके चैनल के माध्यम से आरटीओ रियासी से भी कहना चाहता हूं कि प्लीज़ आप अपनी आंखें खोलो और इस रोड की तरफ प्लीज़ ध्यान दो। अगर आज आप ध्यान नहीं दोगे तो किसी के साथ मिसहैपनिंग हो जाएगी हॉस्पिटल के अंदर, क्योंकि जब यहाँ से एम्बुलेंस निकलती है तो आधा पौना घंटा उसको बस स्टैंड पहुँचने में लगता है। अगर आधा पौना घंटा बस स्टैंड पहुँचने में लगता है तो आप खुद सोचो जम्मू पहुँचने में 2.5-3 घंटे लगेंगे, जबकि टोल प्लाजा रास्ते में है। हमारी डीसी मैम से और एडमिनिस्ट्रेशन से मेरी मांग रहेगी कि इस रोड को जा तो इसको चौड़ा किया जाए, जा तो एम्बुलेंस के लिए कोई दूसरा रोड जो है वो उसके लिए इंतज़ाम किया जाए, ताकि आने जाने की सहूलियत फराहम हो सके। बिल्कुल सर, नालायकी तो है ये आने जाने के लिए। देखो आधा घंटा जो है जाम रहता है। कोई अगर पेशेंट अगर सीरियस होगा तो उसको कितनी प्रॉब्लम आती है। तो इसलिए हमारी यही मांग रही कि एडमिनिस्ट्रेशन से जा तो रोड को खुला किया जाए, जा तो एम्बुलेंस को आने जाने के लिए दूसरा रास्ता कोई जो है वो मुनक्किद किया जाए, ताकि पेशेंट को, मरीज़ को आने जाने की सहूलियत फराहम हो सके। यही मेरी
एडमिनिस्ट्रेशन से डीसी मैम से मेरी मांग रहेगी। इस रोड पे जो ट्रैफिक है वो वन वे किया जाए। बहुत बुरा, आज भी मैं सुबह आया तो आज भी मैं जाम में फंसा रहा। एक छोटी सी स्कूटी नहीं निकल सकती है, बड़ी गाड़ियाँ कहाँ से निकलेंगी। दोनों साइड लोग अननेसेसरी गाड़ियाँ लगा के रखते हैं, जिस वजह से जहाँ जाम जो है वो दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है। हम चाहते हैं कि एडमिनिस्ट्रेशन जो है थोड़ा रियासी टाउन की तरफ भी थोड़ा ध्यान दे। आगे पीछे विलेज की तरफ तो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, मगर थोड़ा टाउन को भी सुधारे। हमारे बस स्टैंड की हालत देखो, इतना जाम होता है, इतना क्राउड है, जहाँ जिसका मन करता है वहाँ बैठ जाता है, जहाँ जिसका मन करता है वहाँ गाड़ी लगा देता है। एक प्रॉपर मैनेज होना चाहिए, हर जगह मैनेजमेंट होती है, जहाँ पर रियासी में इस समय मैनेजमेंट टोटल फेल हो चुकी है। रियासी के लोग जाम से काफी परेशान हैं। जिला प्रशासन को इस पर ध्यान देने की जरूरत है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। गुलमर्ग को लगातार तीसरी बार खेलो इंडिया की मेजबानी का सम्मान मिला है। खेलो इंडिया विंटर गेम्स इस साल 10 फरवरी से 14 फरवरी तक गुलमर्ग में आयोजित किए जाएंगे। खेलो इंडिया में देश भर से 1700 खिलाड़ी भाग ले रहे हैं। साथ ही 300 अन्य अतिथि भी गुलमर्ग पहुंच रहे हैं। खेलो इंडिया के आयोजन को लेकर प्रशासन द्वारा तैयारियां जोरों पर चल रही है। हमारे संवाददाता मुनीर हुसैन ने खेलो इंडिया के आयोजन और तैयारियों को लेकर गुलमर्ग विकास प्राधिकरण के मुख्य कार्यकारी अधिकारी और गुलमर्ग केबल कार के प्रबंधक निदेशक गुलाम जिलानी से खास बातचीत की है। जैसा कि आप जानते हैं कि गुलमर्ग गुज़श्ता 2 सालों से गुलमर्ग के अंदर खेलो इंडिया की विंटर गेम्स जो है उनका इनेकाद होता है और इस साल भी गुलमर्ग को ये शर्फ हासिल हुआ है और वहाँ गुलमर्ग ही खेलो इंडिया की जो मेज़बानी है वो करेगा। और उस सिलसिले में जो इंतज़ामिया है वो अलर्ट है और तैयारियाँ शदुमत से जारी है। और हमारे साथ गुलाम जिलानी ज़रगर साहब है। ज़रगर साहब, आपका खैर मकदम है। जिस तरह खेलो इंडिया है जैसा कि इस बार भी ये शर्फ जो है गुलमर्ग को हासिल हुआ है, और किस तरह की तैयारियाँ अभी हो रही हैं और कितनी तैयारियाँ अभी बाकी है और इस गेम्स के हवाले से? देखिए, हम खुशकिस्मत हैं कि गुलमर्ग को खेलो इंडिया 3 के लिए फिर से चुना गया है। 2 सेशंस ऑलरेडी हो चुके हैं गुलमर्ग में। हमें फ़ख्र होना चाहिए और ये हमारे एक अपॉर्चुनिटी है, एक मौका है हमारे लिए कि गुलमर्ग प्रमोट हो सकता है। जितनी हमारी खुशकिस्मती है, जितनी हमारी ये एक अपॉर्चुनिटी है, उतनी हमारे ऊपर जिम्मेदारियां भी नाजिल होती हैं। इस कॉन्टेक्स्ट में टूरिस्ट भी बहुत आ रहा है। इसी ज़मीन में अगर नेशनल लेवल का एक इवेंट हो रहा है जिसमें 2000 लोग मिनिमम पार्टिसिपेट कर लेंगे, तो ये हमारे लिए बहुत बड़ा चैलेंज एक है। लेकिन इंतज़ाम तैयार हैं। इसमें पहले ही हमारे कमिश्नर सेक्रेटरी जो यूथ सर्विस एंड स्पोर्ट्स हैं सरमद साहब, उन्होंने सेक्रेटरीट में एक हाई लेवल मीटिंग ले ली थी। उसके बाद डीसी साहिबा जो हमारी बारामूला हैं सहरिश असगर जी, उन्होंने भी एक मीटिंग ली थी। उन्होंने टॉप लेवल के डिसीजंस ले लिए थे, उन्होंने हाई कमांड पे डिसीजंस ले लिए थे और कन्वे भी किए थे। यकीन है कि हम इस बार जो भी एथलीट आएगा या जो भी डेलीगेट आएगा, वीवीआईपी आएगा, इनॉग्रेशंस होंगी, जो भी यहाँ पे कश्मीर से बाहर लोग आएंगे, उनको एक अलग सा एक तजुर्बा मिले, एक बैनुल अक़वामी मयार का एक तजुर्बा मिले और वो खुश होके जाएं और यहाँ से बाहर जाके एक मैसेज दे दें कि गुलमर्ग जो है वो एक वर्ल्ड क्लास डेस्टिनेशन है और वहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर है वो किसी भी लेवल का के खेल जो है, किसी भी लेवल का इवेंट जो है उसके लिए तैयार है। मुझे ये बताइए, किस तारीख से ये खेलो इंडिया जो गेम्स है कब से स्टार्ट होगा और किस तारीख तक रहेंगे और कितने एथलीट्स इसमें मुल्क भर से शिरकत कर रहे हैं? ये 10 तारीख से 14 तारीख 10 फरवरी से 14 फरवरी तक चलेंगी इवेंट जो है। इसमें मिनिमम जो है जो फिगर हमारे पास है 1600 एथलीट्स जो हैं उसमें पार्टिसिपेट करेंगे और 300 के करीब डेलीगेट्स होंगे जो मतलब स्पोर्ट्स रिलेटेड या मतलब डिग्निटरीज जो होंगे। उनके लिए हमें एक बड़ा चैलेंज था एकोमोडेशन, जो कि मैंने अभी आपको बता दिया। गुलमर्ग अभी ओवरलोडेड है, टूरिस्ट बहुत ज़्यादा आ रहे हैं। एक चैलेंज था हमारे लिए उनके लिए एकोमोडेशन अरेंज करना, उनका ट्रैफिक प्लान एक बनाना, उनके जो पार्किंग सिस्टम है गुलमर्ग में, टंगमर्ग में अवेलेबल कराना, क्योंकि बहुत ज़्यादा बर्फ़ होती है। 2-3 फुट की बर्फ़ अगर हो जाएगी तो हमारे पार्किंग स्लॉट्स हैं, हमारे लिए ट्रैफिक मैनेज करना बड़ा मुश्किल होता है। बट महीन तरीके से हर एक एंगल से हमने इसको एनालाइज़ किया है और एक रोड मैप बनाया है हमने इस चीज़ को, इस चैलेंज को एक्सेप्ट करने के लिए और स्मूथली जो है खेलो इंडिया गेम्स को रन करने के लिए। नाज़रीन, आपने सुना है जिस तरह ज़रगर साहब बता रहे थे कि हम तैयार हैं गुलमर्ग में खेलो इंडिया की गेम्स जो विंटर गेम्स जिनका आगाज़ 10 फरवरी से होगा और 14 फरवरी तक ये गेम्स रहेंगे और इस सिलसिले में तमाम तैयारियां जो है वो हो रही है। न्यूज़ 18 जम्मू कश्मीर के लिए मैं
गुलमर्ग से मुनीर हुसैन, हुर्रा। टीचर्स एसोसिएशन गुरेज के अध्यक्ष शेख अखलाक इकबाली का कहना है कि लद्दाख में काम करने वाले कर्मचारियों को इनकम टैक्स से छूट और स्थानीय भत्ते के अलावा जंस्कार और द्रास में काम करने वाले कर्मचारियों को विशेष ड्यूटी भत्ता दिया जाता है, जो गुरेज में नहीं है। उन्होंने एलजी से गुरेज में कर्मचारियों को आयकर से छूट देने और गुरेज में कार्यरत कर्मचारियों के विशेष ड्यूटी भत्ता देने की मांग की। स्नो बाउंड एरिया है और लद्दाख की तर्ज पर ये एक एसटी डोमिनेटेड इलाका भी है, लेकिन अगर हम लद्दाख की बात करेंगे, लद्दाख में काम करने वाले मुलाजमीन जो है उनको इनकम टैक्स से मुस्तस्ना रखा गया है और साथ ही साथ जो जन्स्कार और द्रास में जो काम कर रहे हैं उनको लोकल अलाउंस के साथ साथ स्पेशल अलाउंस भी वागुजार किए जाते हैं जो गुरेज में नहीं है। इसलिए मैं आपके माध्यम से माननीय एलजी जनाब मनोज सिन्हा जी से गुजारिश करना चाहता हूं कि गुरेज में काम करने वाले मुलाजमीन को भी इनकम टैक्स से मुस्तस्ना रखा जाए और जन्स्कार के तरस पर स्पेशल अलाउंस भी वागुजार किए जाए। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने देश के 11 बच्चों को उनकी असाधारण उपलब्धियों के लिए सोमवार को प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 2023 प्रदान किया। पुरस्कार पाने वाले 11 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के 6 लड़के और 5 लड़कियां शामिल हैं। अनंतनाग की स्पोर्ट्स खिलाड़ी हनाया ने निसार को भी प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। ये अवार्ड जीतने पर हनाया बेहद खुश हैं। उनका कहना है कि ये पुरस्कार मिलना उनके लिए गौरव की बात है। हनाया जिन्हें प्रधानमंत्री वीरता पुरस्कार मिला, उनसे हम बात करते हैं। आप जम्मू से आती हैं, इस तरह का वीरता पुरस्कार मिला है, कैसा लग रहा है? हेलो, मुझे बहुत खुशी हो रही है कि मुझे आज इतना प्रेस्टीजियस अवार्ड मिला है। किस काम के लिए अवार्ड मिला, उसके बारे में आप हमें बताइएगा। मैं इंटरनेशनल स्क्वायर मार्शल आर्ट्स प्लेयर हूँ। मैंने चिंगजू साउथ कोरिया में गोल्ड मेडल जीता था और उससे पहले भी काफ़ी चैम्पियनशिप्स अटेंड करी है। 12 और 13 गोल्ड है मेरे अभी तक डिफरेंट टूर्नामेंट्स में। ओके, तो इस तरह का जो अवार्ड मिला है, आप अपने दोस्तों के पास जाएंगे, उनके लिए कैसा है, उनका कैसा रिएक्शन था जब आपको इस तरह का अवार्ड मिला है? ऑब्वियसली उनको खुशी हो रही होगी अभी, और क्योंकि पहले जब अनाउंसमेंट और मेल आया था मुझे, तब रियलाइज़ नहीं था कि इतना बड़ा इवेंट है, इतनी खुशी होगी मुझे और मैं इतने सारे पार्टिसिपेंट से मिलूंगी। तो अब क्या है कि मेरे पास एक एक्सपीरियंस है, आई कैन शेयर विद देम। ओके, मैं क्या वो भी मोटिवेट होंगे, उनको भी लगता है कि इस तरह का अवार्ड हमें भी जीतना चाहिए? ऑब्वियसली वो भी मोटिवेट होंगे जब मैं उनके साथ अपना एक्सपीरियंस शेयर करूंगी और बाकी सब जो एप्लीकेंट्स थे, जो विनर्स हैं आज, अवार्डीज है बेसिकली, उनका एक्सपीरियंस शेयर करूंगी। तो मुझे मतलब ऑब्वियसली उम्मीद है कि वो भी मोटिवेट होंगे। ठीक है, बहुत धन्यवाद। चंद्र पटवाल के साथ विनीत कुमार, न्यूज 18 दिल्ली। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। यूटी के बनने के बाद करगिल मैकेनिकल डिवीजन को मजबूत किया गया। करगिल मैकेनिकल डिवीजन करगिल पद्म संस्कार के साथ साथ करगिल के हर ब्लॉक के लिए सड़क की सफाई और अन्य व्यवस्थाओं का इंतजाम करती है। इस वर्ष कैप्स बजट के तहत विदेशों से लगभग 25 करोड़ की लागत से 6 नई मशीनें मंगवाई गई हैं। इन नई मशीनों के संचालकों और चालकों को प्रशिक्षित करने के लिए विदेशों से इंजीनियर आए हैं। करगिल मैकेनिकल डिवीजन ने इन मशीनों का परीक्षण किया, जिस दौरान विदेशों से आए इंजीनियर साथ रहे और यह परीक्षण सफल रहा। खुशकिस्मती बोलो, इस डिवीज़न का खुशकिस्मती बोलो, इस डिस्ट्रिक्ट का खुशकिस्मती बोलो, तो हमें एसडीपी के अंदर में हमें पिछले साल हम लोगों ने 6 मशीनें प्रोक्योर किया है, जो कम से कम 25 करोड़ की लागत से लाया है। तो आज हमारा उसका ट्रायल चल रहा था। कल हमने मटाइन के लिए ट्रायल पे ले गया था। तो हमने ये ऑब्ज़र्व किया कि हमने 15 मिनट के अंदर, 15-16 मिनट के अंदर हमने 6 से 7 किलोमीटर जो है इन तीनों मशीन को लगा के क्लियर किया था। तो बाकी इनके परफॉर्मेंस हमने देखा, बहुत बढ़िया है। अगर इस टाइप की मशीनरी हमें मिलेगा और हमारे पास ऐसे सफिशिएंट स्टाफ होंगे तो जोजिला दर्रा जैसा खोल के रखने के लिए तो कोई इतनी मुश्किल काम नहीं। तो जिया साहब, ऐसा है, ये मशीनें कम से कम 4 करोड़ का एक मशीन है। तो रहा इसका टेक्निकलिटी के बारे में, तो अभी कंपनी की तरफ से हमें खुद यहाँ इनका इंजीनियर आया हुआ है। ये इंजीनियर पिछले 1 हफ्ते से इधर है और महज हमने इस इंजीनियर का फ़ायदा लेके मशीनों को मैंने खुद अपने लेवल पे ये इनको मटाइन द्रास में लेके, क्योंकि हमारे पास तो बाकी कहीं बर्फ़ है ही नहीं इतना, तो द्रास मटाइन के अंदर तकरीबन 3 फुट का बर्फ़ था। तो हमने एटलीस्ट 3 मशीन को लेके वहाँ ट्रायल पे डाल दिया। एक ऑलरेडी हमने रंगदुम में ट्रायल करके, कम से कम रंगदुम में स्टेशन करके रखा है। तो ये 3 मशीनें जो है हमने परफॉर्मेंस वाइज देख लिया तो
बहुत बढ़िया परफॉर्मेंस दिया। एटलीस्ट 15-16 मिनट के अंदर में हमने 6 से 7 किलोमीटर क्लियर कर। Yes, hello, I'm Marcus. I'm working for Schmidt Company since 15 years. I'm experienced with Supra also since 15 years. And sorry. This machine is, I have no doubts that this machine will have success in future with snow clearing, because the base of Supra is now since about 25 years, and we improved it with a complete time now. And this model now is the newest version with 6-cylinder Deutz engine on Euromod 5 stage, so the most modern engine type we can get on the market. This machine is also equipped with additional heating systems to rely in this kind of climate zone. Also in very cold areas there are additional heating systems to इस वक्त हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं हमारे साथ संवाददाता समीर। बताएं क्या जानकारी है राहुल की यात्रा के बारे में। देखिए, राहुल गांधी का आज चौथा दिन है जम्मू कश्मीर में। अगर यात्रा की बात करें, और नगरोटा बाईपास पे हम खड़े हैं और यहाँ पे 8 बजे यात्रा शुरू होगी। और देखिए कतारों में, ठंड जबरदस्त है इस वक्त, लेकिन कतारों में सुबह से ही लोग यहाँ पे आए हुए हैं। यहाँ अगर आप दृश्य दिखाएं, पूरा राहुल गांधी के जो बैनर्स हैं, राहुल गांधी के जो चित्र हैं, वो उठा के लोग उनका उठा के देखिए। अगर एक देखें यहाँ पे वेलकम टू द सिटी ऑफ टेम्पल, भारत जोड़ो यात्रा राहुल गांधी, तो ये ऐसे चित्र हर किसी ने अपने बैनर्स उठाए हुए हैं जिनमें राहुल गांधी के चित्र लगे हैं। और राहुल गांधी को लोग इस तरह से यहाँ पे नगरोटा की अगर हम बात करें तो नगरोटा में आज उनका यात्रा है। फिर 1 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस है उनकी जजर कोटली में। लेकिन फिलहाल 8 बजे की अगर हम बात करें, 8 बजे यहाँ शुरू होगी। तकरीबन 6 से 7 किलोमीटर वो चलेंगे और कंडोली माता है यहाँ पे जो नगरोटा पे है, वहाँ पे उनकी समापन होगा। जब प्रेस कॉन्फ्रेंस जजर कोटली में होगी तकरीबन 1 बजे, उसके बाद वो 2 से 2:30 बजे के बीच उधमपुर में भी एक और भारत जोड़ो यात्रा का आज दूसरा शिफ्ट शुरू करेंगे, जिसमें 11 किलोमीटर वो चलेंगे वहां पे। और फिर वो रामबन चले जाएंगे और कल सुबह रामबन में वो अपनी यात्रा शुरू करेंगे। तो इसमें बहुत सारे लोग आए हैं, आप देख सकते हैं विजुअल्स के सारे जो लोग हैं, उन्हीं से हम बात करेंगे और उनसे जानेंगे कि कब से आप यहाँ पे। आपका नाम? प्रोफेसर कालीदास, जनरल सेक्रेटरी ऑल इंडिया बैकवर्ड क्लासेस यूनियन और जकरेसिया के एसोसिएशन से है। वी वेलकम द भारत जोड़ो यात्रा ऑफ राहुल गांधी जी, और उनको यहाँ मिलने के लिए हम यहाँ आए हैं और वेलकम करने के लिए आए हैं। क्या बात करेंगे? हमारी बात यह है कि 370 हटने से पहले और 370 हटने के बाद जम्मू कश्मीर की प्रॉब्लम तो हल नहीं हुई हैं और ज्यादा प्रॉब्लम बढ़ी हैं। लोगों के हकूक नहीं मिले, ना 370 से पहले ना 370 के बाद। आज जो लोगों की जमीनों पर सरकार जो है नए रूल बनाकर उन जमीनों को मतलब छीनना चाहती है लोगों से। लोग 70-80 साल से लोग जमीनों पर बैठे हैं, मकान बनाकर बैठे हैं, खेती बाड़ी करते हैं, लेकिन उनके राइट्स को वो ये सरकार जो है वो छीनना चाहती है। तो ये बात हम राहुल जी से को पहुंचाना चाहते हैं। आपका नाम? मैं प्रोफेसर थापा हूँ। आई एम प्रेसिडेंट ऑफ जम्मू कश्मीर रिजर्व्ड कैटेगरीज इन पार्लियामेंट्री लाइंस। तो आज हम आए थे, एक तो हमने पहले ये अनाउंस किया हुआ है कि हम अनकंडीशनल सपोर्ट जो है ये राहुल गांधी जी को दे रहे हैं, ये जो इनकी भारत जोड़ो यात्रा चल रही है। तो वी हैव ऑलरेडी टेकन ए डिसीजन कि हमारी अनकंडीशनल इनको सपोर्ट है। लेकिन आज यहाँ आने का हमने ये मौका लिया है कि अगर यहाँ हमें वो मिल पाते हैं तो विल डिस्कस विद हिम फ्यू ऑफ आवर मेजर प्रॉब्लम्स, जिनमें मैं अगर शुरुआत करूँ तो एक हमारा बहुत पुराना मसला है, दैट इज रिस्टोरेशन ऑफ रिजर्वेशन इन प्रमोशंस। ये हमारी जेके गवर्नमेंट जो है इसने अक्टूबर 2015 में इसको स्टक डाउन कर दिया था और तब से लेकर के आज तक हम इसके लिए जूझ रहे हैं। ऑनरेबल अपेक्स कोर्ट ऑफ द कंट्री जो है वहां से हमने स्टे लाया, बट अनफॉर्चुनेटली जहां का ब्यूरोक्रेट जो है उसने इसकी गलत बयानबाजी करके। आप देख सकते हैं ये जो लोग हैं, डिफरेंट उम्मीदें हैं, लोगों की उम्मीदें बहुत ज्यादा है। नौजवान समीर, आपका नाम? समीर, मेरा नाम संजीव कुमार सर। आपका क्या इशू है? जी समीर, लोगों से पूछिए कि कल जो दिग्विजय सिंह ने एक बयान दिया था
उनके बारे में क्या कहना है कांग्रेस कार्यकर्ता और स्थानीय लोगों का? जी जी, उनसे हम पूछने की कोशिश करेंगे। कल दिग्विजय सिंह ने एक स्टेटमेंट दिया, आपको पता ही होगा। उन्होंने कहा कि सर्जिकल स्ट्राइक हुई ही नहीं है, उसका सबूत मांग रहे हैं वो। क्या आपको लगता है कोई गलत? सर्जिकल स्ट्राइक पहले भी होती थी, लेकिन पहले क्या था, सोशल मीडिया वगैरह इतना नहीं था। ठीक है, हम भी आर्मी से रिटायर है, ये चीजें पहले भी होती थी। बीजेपी वालों ने आर्मी के नाम पे वोट लिया है और आज आर्मी को खत्म कर दिया। मोदी ने अग्निवीर पैदा कर दिए हैं, वो अग्निवीर नहीं है, वो बलि के बकरे हैं सर। बाकी कहेंगे कि ये मतलब किया क्या? समीर, आप नजर बनाए रखें, हम आपसे फिर जुड़ेंगे। फिलहाल के लिए धन्यवाद।